हेलो और नमस्ते आप सभी मित्रों को। और मैं आप लोगों के सामने आज एक छोटा सा लाइव प्रस्तुत कर रहा हूँ। और विगत मैं बताना भी चाह रहा था कि विगत महीनों में मैंने कई कोचेस के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स को लर्न किया है, सीखा है, समझा है। और उसमें से एक है रिद्धि देवड़ा, जो कि खुद एक पेरेंटिंग कोच है। मुख्य रूप से मदर्स एंड फादर्स को, बच्चे के जो है उनको मदद करती हैं, कैसे वो अपना रिलेशनशिप बेटर कर पाए अपने बच्चे के साथ, कैसे ग्रोथ में उनको मदद कर पाए। तो उनका एक टॉपिक था रिसेंटली जो मैंने वॉच किया, ऑब्जर्व किया, देखा। वो ये है कि काम पेरेंट बनने के क्या टिप्स हैं। अर्थात जब हम पेरेंट बनते हैं तो हमारा एक जीवन एक अलग परिदृश्य में आता है। और कई बार क्या होता है कि हम अपने डिफरेंट कामों की वजह से प्लस प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ की वजह से कई बार हम क्या होते हैं, अपने बच्चों पे झुंझला पड़ते हैं, अपने बच्चों को एक अपना गुस्सा उतार देते हैं, चूँकि हमारे लिए वो सॉफ्ट बनने रहते हैं टारगेट की तरह। तो काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिला उनके इस कोर्स से, क्योंकि मेरे भी खुद 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा लगभग 6 साल और लगभग 6.5 साल का है, और दूसरा बच्चा मेरा 3.5 साल का है। तो मुझे भी काफ़ी इससे रिफ्लेक्शन मिला और एक सीखने का मौका मिला कि सही बात है, एज ए पेरेंट हम कैसे बच्चे के साथ बेटर करें, बेटर ट्रीटमेंट करें और एक कैसा रिलेशनशिप को डेवलप करें। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा इस उनके लर्निंग के जो टॉपिक्स थे उनका। तो उन्होंने पहला बताया है काम पेरेंट बनने के जो टिप्स में जो पहला पॉइंट उन्होंने रखा है कि सेट डेली कमिटमेंट। अर्थात आप एक कमिटमेंट सेट करें पर डे का। जैसे कि आज आप लिख लें अपने एक पेज में कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, और उस पेज को आप अपने फ्रिज पे, अपने अलमीरा पे, अपने ड्रेसिंग टेबल पे, बाथरूम में, जहाँ भी आपको रेगुलर आप जिसको वॉच कर रहे हैं वहाँ पे चिपका लें। तो क्या होता है, हमारे माइंड में वो चीज़ हमें बार बार इंटैक्ट करता है और एक कमिटमेंट जो हमने लिया है उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहता है। और इस प्रकार क्या होता है कि हम अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपना एक एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं। और डाउन द लाइन सपोज एक दिन जब बीत जाता है तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर वंस अगेन सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह से हम कंटिन्यू जब एक सर्टेन टाइम मान लेते हैं कि 7 डेज, 10 डेज, इवन मोर देन 21 डेज, जब हम एक कंप्लीट करते हैं उस साइकिल को, तो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी हमको हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशनशिप भी बेटर हो जाता है अपने बच्चे के साथ में। या इवन इस गुस्सा के वजह से नॉट ओनली बच्चे, अपने घर में जो और सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप हमारा हमारा संबंध अच्छा हो पाता है। तो ये एक पहला उन्होंने पॉइंट कहा है कि आप अपना एक डेली कमिटमेंट सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और उसमें टिके रहिए, और इस प्रकार आप बेटर कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट बताया है वो ये है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अर्थात हैविंग फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन। तो पॉइंट ये है कि एक्सपेक्टेशन होना हमारे लिए बुरा बात नहीं है। हमारे ज़िंदगी में हम एक दूसरे पे कहीं ना कहीं परस्पर निर्भर हैं, हमारा समाज जो है। तो निश्चित तौर पे हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, और सेम टाइम हम एक एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं अगले से कि हाँ मुझसे वो हेल्प मिल सकता है। मुझे अगर सपोज कोई सप्लायर है, उससे मुझे एक्सपेक्टेशन रहता है कि समय पे कोई सामान सप्लाई कर दे। बच्चे से एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हर समय मुझे रिस्पेक्ट करे, हर समय मुझे वैल्यू करे। इस प्रकार हर एक का एक अपने और घर के सदस्यों के साथ में एक एक्सपेक्टेशन रहता है। बात यह है कि एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, परंतु बुरा ये तब हो जाता है जब हम एक्सपेक्टेशन को लेकर रिजिड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि 2 परिवार हैं, ए और बी, और ए परिवार का जो एक बच्चा है वो भी होमवर्क नहीं करता है, और जो एक बी परिवार का बच्चा है मान लीजिए वो भी होमवर्क नहीं करता है। लेकिन ए परिवार का जो माता पिता है मान लीजिए, वो समझ रहे हैं कि उनका बिलीफ है कि हो सकता है कि ये बच्चा कभी ना कभी मुझे ना बोल सकता है, तो अपने आप को कूल रखते हैं कि हो सकता है अभी बच्चा को पढ़ने का मन नहीं है, हो सकता है वो हाफ एन आवर के बाद पढ़ पाएगा। लेकिन वहीं जो पेरेंट्स हैं बी वाले बच्चे के, वो सोचते हैं कि नहीं, हमने बच्चे को बोला कि अभी तुम्हें पढ़ाई करनी थी तो तुमने क्यों नहीं किया, और इस वजह से भी उस बच्चे के ऊपर चिड़चिड़ा जाते हैं, उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो मेरा कहना ये है और उनका भी कहना ये है कि हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर समय बच्चा रिस्पॉन्स उस तरह का करे ही करे। हो सकता है उसका कुछ अलग मूड हो, उस समय स्विंग कर रहा हो। कई बार हम अपने
अपने जीवन में भी हम महसूस करते हैं, कई बार अपने ऑफिस के कामों में भी हम महसूस करते हैं कि जब हमें कभी कभी कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अगर कोई दूसरा ज़बरदस्ती बोलता है तो हमारा मन एक झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन को इस प्रकार रखेंगे कि हाँ इट्स ओके, अगर बच्चा ना भी बोल देगा तो कोई बात नहीं है, मैं अगेन ट्राई करूँगा, मैं दूसरे तरीके से ट्राई करूँगा, और इस प्रकार आप अपने आप को कूल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं। जो तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया है दैट इज सेल्फ केयर का प्लान आप अपना बिल्डअप करिए, अर्थात बिल्ड सेल्फ केयर प्लान। क्योंकि जब हम इरिटेट होते हैं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं सबसे पहला गुस्सा बच्चे पे उतारते हैं, जो कि बच्चा हमारे लिए एक सॉफ्ट टारगेट की तरह होता है, और हमें पता है कि बच्चा अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो जल्दी से हमें रिस्पॉन्स बैक नहीं करेगा। अगर एक बार रोएगा, सुतेगा, तब भी फिर से वंस अगेन मेरे पास आएगा, हमारे पास आएगा। तो क्या है कि हम ऐसे केसेस में क्या करें कि हमें अपने सेल्फ लेवल को, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कि किसी को जॉगिंग पसंद है, किसी को वॉकिंग पसंद है, किसी को योगा पसंद है, किसी को मेडिटेशन पसंद है, किसी को लिसनिंग म्यूजिक पसंद है। तो जब आप इस तरह के कामों में अपने आप को खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा एनर्जी बना रहता है और हम इरिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सेल्फ लेवल पे बेटर करके रखा है, सेल्फ लेवल पे बेहतर करके रखा है। तो इस प्रकार अपने आप को हम जब बेहतर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है शांत रख पाते हैं अपने मन को, चित्त को, और इस प्रकार हमारा जो गुस्सा है बच्चों पे नहीं उतरता है। तो ये उन्होंने तीसरा टिप्स दिया है कि ऐसे करने से आप अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार रख सकते हैं। जो चौथा एक उन्होंने टिप्स दिया है दैट इज डू नॉट ओवर मैनेज, अर्थात कई बार क्या होता है कि पेरेंट अपने बच्चे के पीछे छोटे छोटे चीज़ों को लेकर मैनेज करते रहते हैं, हर एक चीज़ को। बच्चा एक एक पल में कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है, किस गिलास से पानी पी रहा है, कैसे कर रहा है, किस प्रकार खाना खा रहा है, क्या गिरा दिया, क्या तुमने उठा दिया। तो ऐसे चीज़ जब हम बहुत ज़्यादा जब मैक्रो मैनेजमेंट जब करते हैं अपने बच्चे के साथ में, तो क्या होता है कि बच्चा भी एक परेशान भी हो जाता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि बार बार मुझे कोई पिंग कर रहा है। तो एज ए पेरेंट हमको क्या करना चाहिए, ये करना ये चाहिए कि हमको बेसिक कुछ चीज़ें को हम पकड़ लें। मान लेते हैं सपोज 4 से 5 चीज़, जैसे कि सबसे पहले अगर सपोज सुबह एक टाइम पे उठ रहा है या नहीं उठ रहा है एक सर्टेन टाइम पे, रात को जो स्लीपिंग टाइम है, सुबह का जो उठने का जो समय है, प्लस कुछ जो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ब्रश बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, डेली बच्चा बाथ अर्थात स्नान कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ इन चीज़ों को हम फिक्स रखें, बाद बाकी चीज़ों को थोड़ा हम एक लेवल पे मैक्रो मैनेज ना करें, थोड़ा उसको स्पेस दें। उदाहरण के लिए मेरे घर में 2 गेट हैं, एक इधर से गेट है, एक गेट इधर से है। तो कई बार मेरा बच्चा इधर से गेट से जाता है, फिर उधर से घूमते हुए इधर से आ जाता है, फिर कभी इधर घूमते हुए इधर जाता है। तो मैं उतना नहीं देखता, क्योंकि लगता है कि अरे ठीक है, तो कैंपस के अंदर में है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा होगा, इट्स ओके। कहीं मिट्टी से खेल लेता है, इट्स ओके, क्योंकि वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने से क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस करता है और आपका एक रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा नहीं हो पाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट बताई है, पॉइंट नंबर 4। जो 5वां एक उन्होंने एक पॉइंट बताया है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, अर्थात हमारा दिमाग का जो एक समझ है उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक अपने आप से एक सवाल पूछना है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, खास करके इसका एक रीज़न है कि पहले एक समय में, पहले के समय में, पूर्व समय में क्या होता था कि हमारा एक जो माइंड था उसमें एक रेप्टेलियन ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो कि पहले के ज़माने में जानवर से हमें एक डर लगता था, डर सा महसूस होता था। तो हमारा माइंड बोलता था जैसे ही जानवर आया तो आग जलाओ, कुछ इस तरह का भागो। वो एक सेंस था पहले के ज़माने के लोगों में, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग घर नहीं थे, लोगों का अलग घर, अलग परिवेश था, कच्चे घर रहते थे। तो उस समय लोग अलग सेटअप माइंड था। तो बट राइट नो अभी का दुनिया काफ़ी बदल चुका है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं अब, तो वैसा कोई डर टाइप का जैसा नहीं है उस तरह का जो पहले जैसा था। तो ऐसे केस में वो क्या करना है, वो खतरा उस तरह का नहीं है जो पहले जैसा था। तो हम क्या करेंगे, अपने माइंड को रिसाइकिल करेंगे, अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे कि हमें परेशान नहीं होना है, और हमें ये प्रयास करना है कि मेरा माइंड को ये बोलना है कि आप बच्चे पे गुस्सा नहीं करो, आप बच्चे पे गुस्सा नहीं करो, आप बच्चे पे गुस्सा नहीं करो। तो क्या होगा, हमारा माइंड जब उस चीज़ को रेडी करेगा तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे पे हम गुस्सा को कम करेंगे, और कम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है, पॉइंट नंबर 6, जिसको उन्होंने नाम दिया है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ गलती कर लेता है और रोते रहता है, चिल्लाते रहता है, और सडनली आप जाते हैं और कभी उस पर ऊपर गुस्साने लगते हैं, तुम क्या कर दिया, तुमने ये गलत कर दिया। तो बच्चा क्या होता है उसमें और
मतलब इरिटेट हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान है, या कुछ उसने जानबूझ के सपोज तोड़ ही दिया घर में अगर, और आपने फिर से डांट करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है उसका माइंड जो है उस चीज़ को रेबेलियन मूड में लेके चला जाता है, तो कई बार वो रिएक्ट भी कर सकता है। तो ऐसे केस में हमें ये करना है कि पहले हमको कनेक्ट करना है अपने आप को उस बच्चे के साथ। जैसे कि अगर वो बच्चा रो रहा है कुछ कारण से, अगर डरा हुआ है, रो रहा है, तो थोड़ा आपको भी उस तरह के फीलिंग में लेके जाना है अपने आप को, और बच्चे के साथ में हग करना है, बच्चे को गले लगाना है, कनेक्ट करना है, ताकि उसको महसूस हो कि उसके मम्मी पापा भी जो है उसी स्टेज में है जिस स्टेज में वो खुद है। और तब उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करिए कि क्यों, कैसे हो गया, ऐसे नहीं करना है, या कुछ और भी आप तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, विशेष रूप से एज ए पेरेंट्स को लेकर के। जो 7वां पॉइंट उन्होंने बताया है वो है आस्क फॉर हेल्प और डेलीगेट। अर्थात कई बार क्या होता है कि हम इतने कामों में इंगेज रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है एक छोटे छोटे 20 तरह के कामों में इंगेजमेंट रख लेते हैं, तो हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारा माइंड का। तो आपको समझना पड़ेगा कई बार कि आप जरूरी नहीं कि आप हर कुछ अपने आप से करें, आप कुछ चीज़ अपने घर के जो मेंबर हैं उनके साथ सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक वीमेन है, तो आप अपने हस्बैंड से हेल्प ले सकती हैं कुछ काम के लिए। कोई सपोज बच्चा कोई पानी मांग रहा है, तो आप थके हुए हैं, आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि हाँ प्लीज़ गिव ए ग्लास ऑफ वाटर टू योर पेरेंट, मतलब योर चाइल्ड। आपकी घर में अगर मान लीजिए आपके घर में अगर इन लॉज हैं, सासू ससुर हैं, या और कोई सभी संबंधी हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कुछ छोटे छोटे चीज़ों के लिए। इससे क्या होता है, जैसे कुछ बच्चा ही जब बड़ा हो जाता है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि कुछ आप खुद करके लो, क्योंकि क्या होता है जब आपको बड़ा बनना है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक समय के लिए एक रेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आप कुछ सोचें, कुछ ग्रो करें। तो ऐसे चीज़ को लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके घर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा काम को आप डेलीगेट करें, उनको उनसे रिक्वेस्ट करें, हेल्प मांगे उससे, ताकि आपको भी पर्याप्त समय मिल पाए अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है 8 नंबर पॉइंट, दैट इज क्रिएटिंग ए रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट। अर्थात हमारा जो इन्वायरमेंट है कई बार, तो उसको हमको ऐसे क्रिएट करना है कि हम एक रिलैक्स माइंड सेटअप में रहें। कई बार क्या होता है जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, आप देखे भी होंगे, अपने घर में महसूस भी किए होंगे, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग पूरा परेशान हो जाते हैं, कैसे टेबल सजाएं, कैसे चेयर को ठीक करें, कैसे पर्दा को ठीक करें, कैसे मतलब अलग अलग एक्टिविटी को कैसे डेकोरेट करें। तो प्रयास ये है कि वो एक स्पेशल टाइम पे हमको नहीं करना है, वो हमको सेटअप करना है माइंड को, और ऐसा हमको बना के रखना है इन्वायरमेंट कि वो ऐसा ही पोजीशन ऑलमोस्ट ऐसा ही रहे, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए, बट दैट सिचुएशन विल बी सेम। तो ऐसे पोजीशन हम जैसे भी रखेंगे तो क्या होगा, आपका घर एक तरह से व्यवस्थित भी रहेगा, और आप अपने आप को भी तरोताज़ा महसूस करेंगे, और साथ ही साथ आप इरिटेशन फील नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका अपना सकते हैं। जो नेक्स्ट नंबर पॉइंट उन्होंने 9 नंबर में बताया, दैट इज लिसन टू से नो। अर्थात कई बार आपको कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं कि आपको कुछ कुछ काम के लिए ना बोलना आपके लिए बेहतर होता है। कई बार क्या होता है, हम हर समय हाँ 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 बोलते हुए अपने ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ ले लेते हैं कि कई बार शायद उस सभी काम को हम संभाल नहीं पाते हैं, और हम चिड़चिड़ापन हो जाता है, और उस चिड़चिड़ापन का असर बच्चे पे दिखने लगता है, बच्चे को हम टॉन्ट करते हैं, बच्चे पे हम गुस्सा करते हैं। तो यह है कि आपको चीज़ों को, अगर आपको पता है कि ये शायद आप नहीं कर सकते, या फिलहाल जो आपके पास ऑलरेडी इतने काम हैं, इसके साथ साथ ये काम को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप उनको प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं कि नहीं, अभी ये मैं नहीं कर सकता, अभी मैं करना नहीं चाहता, सो गिव मी सम टाइम, और या किसी और से आप ये काम करा सकते हैं। तो ये भी एक उन्होंने टिप्स अच्छा दिया है। जो 10th टिप्स उन्होंने दिया है, 10वां नंबर टिप्स, दैट इज वो है कनेक्ट विथ अदर मदर पेरेंट। कई बार क्या होता है कि हम अपने एक लिमिटेड दायरे में रहते हैं, तो एक कहावत भी है ना, कुएं का एक मेढक जैसा। एक कुआं में जो एक मेढक है, तो वो अपने कुएं के अंदर रहता है, वेल के अंदर रहता है, तो उसका बाहर दुनिया का पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो इट इज़ बेटर कि आप जब आप पेरेंट हैं तो आप कनेक्ट करें आसपास के लोगों से, जो दूसरे पेरेंट हो सकता है, किसी के बच्चे थोड़ा बड़े हों, किसी के बच्चे थोड़ा छोटे हों। तो क्या होगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं तो किसी न किसी के पास कुछ एक नया आइडिया होता है। हो सकता है किसी के पास कुछ नया आइडिया हो, किसी तीसरे के पास कुछ नया आइडिया हो, तो आपको मदद करेगा और आप उससे कुछ टिप्स ले सकते हैं। तो ये भी एक आपका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये आप फॉलो कर सकते हैं।
द नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया 11th नंबर, दैट इज हैव चाइल्ड लाइक एनर्जी। अर्थात जब हम बड़े हो जाते हैं तो कई बार हम अपने आप को एक प्रोफेशनल लाइफ में और यूँ कहें तो एक सडन सेटअप कर लेते हैं कि हमको एक उस लेवल पे रहना है, मुझे बचपना नहीं रखना है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको वो पसंद नहीं आता है, उन्हें पसंद है उनके साथ कोई बचपन जैसा बच्चा जैसा लाइफ बिताए। तो आपको भी एज ए पेरेंट बच्चा करना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ेगा, थोड़ा लुका छिपी करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो फीलिंग करना पड़ेगा कि उससे क्या होता है कि बच्चा भी वो मिस करता है। जब आप इस चीज़ को करते रहते हैं और आप कभी नहीं रहते हैं तो बच्चा वेट करते रहता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जब मेरी बेटी, जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो वेट करते रहती है, पापा अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए, पापा के साथ जब आएंगे तो पापा मेरे साथ खेलेंगे। सो मेरी बेटी को एक सडन एक इंट्यूशन है कि जब पापा आएंगे तो मुझे गोदी में लेंगे, मैं उनके साथ खेलूंगी, मेरे साथ वो खेलेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो चाइल्ड है अपने आप को कनेक्टेड फील करता है और एक सेफ फील करता है। तो और एक साथ ही साथ अपने आप को भी मैं एक नया एनर्जी दे पाते हैं। मैं भी जब साथ खेलता हूँ, उसका इंगेजमेंट करता हूँ तो एक बचपना जैसा एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता हूँ, तो एक बहुत मज़ेदार होता है। सो दैट इज़ द उन्होंने 11th पॉइंट बताया है। जो 12वां नंबर का पॉइंट उन्होंने बताया है एज ए काम पेरेंट्स बनने का टिप्स में, दैट इज आप रीइमेजिन ट्रिगर्स। अर्थात आप कई बार क्या होता है कि कुछ सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि बच्चे का जनरली आदत होता है कि पेंसिल के जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको मुंह में खा लिया। मुझे आप एज ए पेरेंट आपको पता है कि वो चीज़ गलत है, तो मगर आपको कुछ ऐसा ट्रिगर करना है उस केस में ऐसा जिससे कि बच्चा वो एक अलग लेवल का फील कर पाए, या आपको पॉजिटिवली कुछ ऐसा बोलना है जिस प्रकार की बच्चे आपने ये क्यों किया, थोड़ा ओपनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस तरह के सिनेरियो में। तो उससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि शायद ये चीज़ जो कर रहा है वो गलत है और इस चीज़ को उसको ट्रिगर उसके माइंड में हो पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 13 नंबर पॉइंट है, दैट इज टेक ए टाइम आउट, हैव एक्टिविटीज टू डू अपलिफ्ट योर मूड। अर्थात कई बार क्या होता है कि मैं बताया कि अब बहुत सारे कामों में इंगेज रहते हैं एज ए पेरेंट। मैं मान ली सपोज हम अगर कोई पिता हैं तो घर ऑफिस का काम संभाल रहे हैं, वहाँ से भी कुछ इरिटेशन हो रहा है, कुछ घर का भी काम है, या मदर है उनके पीछे भी 10 तरह की एक्टिविटी हैं घर में काम कर रही है, तो वो एक डिफरेंट मूड सेटअप हो जाता है। तो उनके लिए एक ये है कि आप अपने मूड को खुद को स्विंग करिए, चेंज करिए। अर्थात मतलब हम खुद, चूँकि जब हम खुद दुखी रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे बच्चे भी दुखी रहेंगे। तो बेटर है कि अपने आप को, मूड को हम चेंज करें। और जैसे ही मूड चेंज करेंगे सकता है उसके लिए आप लिसनिंग म्यूजिक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट नया लर्निंग ले सकते हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं। तो आप उससे भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और कभी भी अपने आप को क्वेश्चन नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने एक बात कही है कि कभी भी अपने आप क्वेश्चन नहीं कि हाँ इससे अच्छा तो मैं मर जाती। कोई लोग ऐसा स्टेटमेंट ले लेते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ये अच्छी बात नहीं है। आप ऑलवेज बी इन ए पॉजिटिव सेटअप, पॉजिटिव माइंड सेटअप, परिस्थितियाँ जो भी हो, बट आपको एक पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इवन वर्ड हैज ए पावर। मैं कई कोचों का ये भी मैं सुनता रहता हूँ और मैं खुद महसूस करते रहता हूँ कि हमारे शब्द में एक पावर होता है, हमारे शब्द में एक ताकत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे शब्द जो हैं ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए। सो अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करिए, यही एक आपका एक सुझाव है। जो नेक्स्ट उन्होंने 14 नंबर का पॉइंट बताया, दैट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अर्थात जो हम माइंडफुलनेस के लिए अपने मन के शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं, मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ मंत्र को बार बार पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, 10 मिनट का आप मौन व्रत बोल सकते हैं। आप अपने आँख मुंह सब कुछ मतलब बंद करके आप मौन व्रत कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं सभी के लिए, अपने जो भी पेरेंट्स हैं, आपके घर में जो मेंबर्स हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने गॉड के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने कलीग्स के प्रति ग्रेटिट्यूड कि आपकी वजह से ये अच्छा हो रहा है, भगवान ने जो दिया है आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपका लाइफ और थोड़ा बेटर होता है। तो ये एक फॉलो कर सकते हैं। एंड देन 15 नंबर का पॉइंट उन्होंने बताया है, दैट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अर्थात हमको एक प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। एक कम्युनिकेशन तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन का जो आर्ट जो है, साइंस है, बहुत ही इनरिचिंग है। तो
आप कई बार डायरेक्टली कभी आर्गूमेंट में आ जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा आपको ऐसे पोलाइटली बात करना है, महसूस कराना है अगले को, कुछ डिफरेंट माइंड सेटअप करके, ताकि अगले को फील भी ना हो और आप अपनी बात को कह पाएँ। तो ये एक अच्छा एटीट्यूड रहता है। तो ये इस प्रक्रिया से हम कर सकते हैं। जो 16 नंबर पॉइंट उन्होंने बताया 16वें नंबर का, दैट इज सेल्फ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अर्थात आप ऐसे ही एक्सपेक्टेशन को चुन के रखें जिसमें आपको पता है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आप रियलिस्टिक जब गोल करेंगे तो क्या होगा कि सपोज आपने घर में सोच लिया कि मुझे 10 काम करना है, और आपको पता है कि 10 काम शायद संभव ही नहीं होगा रियल में, और बाद में शाम में चिड़चिड़ापन होगा कि अरे मैंने तो 10 काम ले लिया, कोई भी सफल नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ। अब चिड़चिड़ापन है, बच्चे पे फिर झुंझला पड़ रहे हैं, गुस्सा हो रहा है। सो बेटर दैट कि आप 2 ही प्लान करो चीज़ों को, कि आज मुझे ये काम करना है, मैं इसी को परफेक्टली करूँगा। लेट अस सी, अगर 2 काम आपने कर लिया तो फिर नेक्स्ट डे कभी 3rd भी कर सकते हो, 4th भी कर सकते हो। सो आप रियलिस्टिक अपने गोल को सेटअप करें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। देन एक उन्होंने पॉइंट बताया, मेंटेन ए थॉट डायरी, ये 17 नंबर का पॉइंट है उनका। अर्थात आप एक डायरी मेंटेन करें, जब भी कभी आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो आप मेंटेन करें आखिर क्यों आपको गुस्सा है, इसका वजह क्या है, क्या रीजन है। आप देखेंगे जैसे ही आप चीज़ को लिखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे वो एरर आ रहा है, कहाँ पे किस वजह के कारण से। बाद में हो सकता है आपको महसूस होगा शायद कि वो चीज़ बहुत छोटा सा चीज़ था जिसकी वजह से आपने गुस्सा किया है, तो आप फिर बाद में नेक्स्ट टाइम से उसके पीछे वर्कआउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द 17th नंबर पॉइंट। एंड वन मोर पॉइंट, दैट इज 18th नंबर उन्होंने बोला है, कंसिडर प्रोफेशनल हेल्प। अर्थात कई बार जब आप एकदम खो बैठते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मेरे से शायद सुधार हो ही नहीं पा रहा है, मैं सच में अपनी लाइफ को भी ख़राब कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, एज ए पेरेंट, एज ए पेरेंट ऑफ चाइल्ड, ऑफ ए ब्यूटीफुल चाइल्ड। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि यू टेक प्रोफेशनल हेल्प, यू सीक ए प्रोफेशनल हेल्प। आप स्वयं अपने आप से नहीं परंतु अपने प्रोफेशनल हेल्प से ले सकते हैं, मदद, कोच से मदद ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके सर पे सपोज मान लीजिए काला टीका अगर लग गया यहाँ पे, तो आप खुद कई बार देख नहीं पाते हैं कि आपको यहाँ पे एक टीका लग गया है। तो जब आप कोच के पास जाते हैं तो वो देखता है कि अच्छा इसके पास तो यहाँ काला सा लग गया टीका, इसलिए वो चेहरा उसका साफ नहीं है। तो क्या करेगा वो, जो आपके कोच होंगे, वो कोच क्या करेंगे, आपके उस टीके को हटा देंगे। तो जैसे ही आपके कोच मिलेंगे तो आपको जैसे ही वो हटा देंगे तो आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो लाइफ में कोचेस हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मेंटर हैं, उनका वही रोल होता है, उनका वही भूमिका है कि गुरु का भूमिका यही होता है कि अपने शिष्य को बेहतर से बेहतर हम कर पाएँ। तो इस वजह से क्या करेंगे आप, जब आप प्रोफेशनल सपोर्ट सीख करेंगे, जब प्रोफेशनल हेल्प सीख करेंगे किसी से, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। तो ये एक 18 नंबर का पॉइंट उन्होंने बताया था रिद्धि देवड़ा ने अपने टॉपिक में, हाउ टू कीप काम मदर, कैसे हम काम मदर, काम पेरेंट बन पाएँ, कैसे हम। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक सेशन जो अपने सेशन लिया था, बहुत अच्छा बताया था। मुझे लगता है बहुत अमेजिंग, मुझे पर्सनली काफ़ी रिफ्लेक्शन दिया, मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि मैं खुद एक 2 बच्चे का पिता हूँ, और मैं अपने वाइफ के साथ मिल करके वर्कआउट करते रहता हूँ, कैसे हम अपना लाइफ को बेटर कर सकें, कैसे अपने बच्चे की लाइफ को बेटर कर सकें, कैसे उनमें अच्छे वैल्यू इनकलकेट कर सकें। तो ये कोर्स मुझे मदद किया है। और मैं खुद, माधवेश मेरा नाम है, और मैं खुद एक मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन कोच, पेरेंटिंग कोच हूँ। और मेरा खुद का एक मकसद है कि मैं करीब 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करूँ उनके बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, चाहे उनका बच्चे का फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो बच्चे का उनका मेंटल ग्रोथ हो, ताकि उनका एक बच्चा जब अच्छा बनेगा तो हमारा देश, हमारा समाज सब अच्छा बनेगा। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो ग्रेटिट्यूड, मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ इसी अपने वीडियो के माध्यम से रिद्धि देवड़ा को भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने इस कोर्स के माध्यम से मुझे एक अच्छा पिता बनने का, मुझे एक अच्छा पेरेंट बनने का अपॉर्चुनिटी दिया। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल्सो संदीप भंसाली, जिनके डायमंड लेवल के कोर्स के माध्यम से मैं इन कोर्स को मैं देख पाया, समझ पाया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपने ऑडियंस जो अभी भी वॉच कर रहे हैं मुझे, सचिन, जॉनी जॉर्ज, संजीव मिश्रा, मृणालिनी और अन्य भी कई लोग जिन्होंने मुझे वॉच किया इस वीडियो देखने के लिए, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके मुझे मैसेज करिएगा, ताकि आपको कुछ और मैं हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जोहार।